आज आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए पाठ 1 में जो कविता है जिसका शीर्षक है सोने जैसे दिन हैं इसका हम अर्थ भावार्थ समझेंगे। इस कविता के जो कवि हैं वो प्रकाश मनु जी हैं। उन्होंने इस कविता के माध्यम से भारत की भौगोलिक सुंदरता, उसमें जो अनेकता में एकता है तथा भारत की सुंदरता का वर्णन किया है। जो भारत की प्राकृतिक सुंदरता है वो किस प्रकार की है उसका वर्णन इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है। अब पहले मैं आपके इस कविता की 4 शुरू की पंक्तियां पढ़ती हूँ और उसका अर्थ आपको समझाती हूँ। छोटे मुँह से कैसे कह दूँ इस भारत की बात रे, सोने जैसे दिन हैं इसके, चांदी जैसी रात रे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि भारत जैसे विशाल देश के बारे में या उसकी सुंदरता के बारे में बताना कवि को ऐसा लगता है मानो मैं उसके सामने बहुत छोटा हूँ और अपने छोटे मुंह से इस विशाल भारत का वर्णन कर रहा हूँ, ऐसा कवि को प्रतीत होता है। कवि कहते हैं कि भारत का जो दिन और रात है वो बड़ा ही सुहावना है। जब भारत में सूर्योदय होता है वो उस समय सूर्योदय की छटा इतनी सुंदर और अनुपम लुभावनी होती है कि ऐसा लगता है मानो जैसे सोने की बरसात हो रही हो। और जो रातें हैं, रात में जब चांदनी रात में आसमान में चांदनी बिखरती है तो उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं मानो ऐसा लगता है जैसे चांदनी रात में चांदी की बरसात हो रही है। तो यहाँ पर कवि ने दिन की तुलना, सूर्योदय की तुलना सोने से की है और चांदी रात की तुलना चांदी से की है। अब हम कविता की दूसरे अनुच्छेद की जो 6 पंक्तियां हैं उसका अर्थ देखते हैं। उजला मुकुट हिमालय इसका और नदियों की माला है, पद वंदन करता श्रद्धा से नील सिंधु मतवाला है। अनुपम सुंदरता ने दी है सारे जग को मात रे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भारत की भौगोलिक सुंदरता, भारत के पर्वत, नदियाँ, झरने, इन सभी चीज़ों का वर्णन किया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जो भारत के सबसे ऊपरी हिस्से में हिमालय पर्वत है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे भारत माता जो हिमालय रूपी उसका भारत का सिर है वो क्या है, मुकुट जैसा प्रतीत होता है। जो क्योंकि हिमालय पर बर्फ से हिमालय ढका होता है तो ऐसा लगता है जैसे भारत माता ने हिमालय रूपी श्वेत रंग का या उजला सफ़ेद मुकुट पहना हुआ है। और जो नदियाँ हिमालय से निकलने वाली हैं वो ऐसी प्रतीत होती हैं कवि को मानो वो नदियाँ भारत माता के गले में पहनाई गई मालाएं हैं, क्योंकि हिमालय से कई अनेकों नदियाँ, जीवनदायिनी नदियाँ निकली हैं और इन नदियों की तुलना भारत माता के माला से करते हैं। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि ये भारत माता की मालाएं हैं। अब जो यहाँ का वातावरण है, यहाँ का मौसम है वो कैसा है ये बताते हुए कहते हैं कवि कि पद वंदन करता श्रद्धा से नील सिंधु मत वाला है। और यहाँ जो भारत का जो निचला हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा है, वो पूरा समुद्र से भरा हुआ है। वहाँ पे महासागर है और ये महासागर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो भारत माता के चरणों को
धोकर और भारत माता के चरणों की वंदना करता है और इनके पैरों को धोकर भारत की सुंदरता, सारे संसार की सुंदरता के सामने बहुत ही छोटी, बहुत ही तुच्छ प्रतीत होती है। और ऐसा लगता है कि भारत की ये सुंदरता सारे जग में जितने भी देश हैं उनको मात दे दी है। सबसे सुंदर हमारा भारतवर्ष ही है, ऐसा कवि का मानना है। अब इसके बाद अगली 6 पंक्तियां जो हैं उसका अर्थ हम देखेंगे। एक बगीचा देश हमारा, फूल अनेकों खिले यहाँ, अलग अलग हैं रूप रंग पर, सभी प्रेम से मिले यहाँ, पतझड़ में भी मुस्काते हैं इस उपवन के पात्र। यहाँ पर कवि ने क्या किया है, भारत देश को एक बगीचे जैसा बताया है। जिस प्रकार एक बगीचे में अनेक प्रजाति के फूल, फल, पौधे इत्यादि पाए जाते हैं, उसी तरह हमारे भारत की भी जो एक प्रमुख विशेषता है, अनेकता में एकता। अर्थात दिखने में तो यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। जिस प्रकार बगीचे में कई प्रकार के फूल होते हैं, लेकिन उनको सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, उद्यान या बगीचा। इसी तरह हमारे भारत भूमि पर भी कई प्रकार के, कई धर्म जाति के लोग रहते हैं। उनके रहते हुए भी, उनकी अलग अलग जाति धर्म अपनाने पर भी वो सब मिलकर क्या कहलाते हैं, भारतीय। अनेकों प्रकार के फूल, मतलब अनेकों धर्म को अपनाने वाले लोग यहाँ पर हैं, इस तरह से कवि कहते हैं। और सबके अलग अलग रूप रंग हैं, लेकिन फिर भी सभी अलग अलग जाति धर्म से संबंध रखते हैं, फिर भी सब एक साथ बड़े प्रेम से मिलकर यहाँ रहते हैं। पतझड़ में भी मुस्कुराते हैं। पतझड़ का अर्थ है, कभी कभी पतझड़ को कवि ने ये कहा है, ये बताना चाहा है कि पतझड़ मतलब जीवन में आने वाले दुख और कष्ट। पतझड़ की तुलना, पतझड़ आते हैं तो पत्ते पूरे पेड़ से झड़ जाते हैं, उसको हम पतझड़ बोलते हैं। और जब नए कोपले आती हैं तो उसको हम वसंत बोलते हैं। तो यहाँ पर पतझड़ का मतलब है, जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ नहीं होती, मनुष्य का जीवन खुशी और दुख दोनों से भरा हुआ है। तो जब दुख आता है, जिस प्रकार हम सुख में त्यौहार और सब पर्व, हर प्रकार की खुशियाँ मिल जुल कर बांटते हैं, उसी प्रकार जब पतझड़ रूपी दुख भी होता है तो हम सब मिलकर बांटते हैं, और हम सभी इस उपवन के पत्ते हैं। पात का अर्थ क्या है यहाँ पर, पत्ते। अब इसके बाद हम ये दूसरी 6 पंक्तियां पढ़ेंगे, इसके आगे की 6 पंक्तियां पढ़ेंगे। रंग बिरंगे पक्षी आकर गाते जागृत का गाना, नहीं किसी का हृदय दुखाते, खाते मेहनत का खाना, नीले नभ से होती है नित, अमृत की बरसातें रे। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि सुबह सुबह हमारे देश का जो प्रातः या भोर इतना अनुपम और इतना लुभावना, इतना मन भावन है कि सुबह सुबह पक्षी आते हैं, पेड़ों पे कल कल की आवाज़ें करते हैं और अपनी मीठी आवाज़ से सुबह को गुंजायमान करते हैं, और सभी को, जो सोए हुए लोग हैं, उनको सुबह सुबह रंग बिरंगी पक्षी आकर उनको जगाते हैं, उनको जागृत करते हैं। और हमारे यहाँ मनुष्य तो क्या, हमारे यहाँ पक्षियों में भी यह प्रवृत्ति है, उनके अंदर भी एक प्रकार से मेहनत करने की अभिलाषा है। वो भी अपने आप को मेहनती बना के रखते हैं, कभी किसी का हृदय नहीं दुखाते, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, सबको एक साथ
लेकर चलते हैं और सबसे प्रेम से रहते हैं। तथा हमारे यहाँ के पक्षी भी स्वावलंबी हैं, मेहनत कश हैं और मेहनत करके ही मेहनत का भोजन ही खाते हैं। किसी को ठग लेना या किसी के साथ अन्याय कर लेना, इस प्रकार की सोच हमारे यहाँ मनुष्य तो क्या पक्षियों की भी नहीं है। हमारे यहाँ के मनुष्य भी, हमारे यहाँ के भारतीय भी सब मेहनत कश हैं। वो मेहनत करके दिन रात खून पसीना बहाकर उसकी रोटी खाना चाहते हैं। किसी को मूर्ख बना के ठगना और लूटना नहीं चाहते। हमारे यहाँ नीले नभ से नित मतलब हमेशा, हमारे यहाँ नीले नभ से नित अमृत की बरसातें होती हैं। जो रात्रि का समय है वो इस प्रकार प्रतीत होता है जैसे नीले रंग के आसमान से अमृत बरस रहा हो। जो चांदी जैसे चंद्रमा की जो किरणें चांदी की तरह प्रतीत होती हैं, तो ऐसा लगता है कि रात्रि इतनी मनोरम रहती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे अमृत की वर्षा नीला नभ कर रहा हो। इस प्रकार से नीला नभ प्रतीत होता है। अब हम इस कविता की अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ते हैं। सच्चाई का यह आराधक शांति प्रेम ही नारा है, हिंसा का काले फन वाला नाग इसी से हारा है। इसके माथे लिखी हुई है खुशियों की सौगात रे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष सच्चाई का ही पुजारी है। वो सच्चाई की ही पूजा करना चाहता है। उसका केवल एक ही नारा है, एक ही ध्येय है भारतीयों का, शांति और प्रेम। शांति से रहें और सभी से प्रेम से मिलजुल कर रहें, क्योंकि मनुष्य का जीवन एक पानी के बुलबुले की तरह कभी भी समाप्त होने वाला है। इसीलिए शांति और प्रेम को ही भारतीय महत्व अधिक देते हैं। हिंसा रूपी काले फन वाला नाग, हिंसा रूपी मतलब आतंकवाद, मारकाट, ये सब भारतीयों को पसंद नहीं है। और इस प्रकार की गतिविधियां करने वाले लोग भारतीय से हमेशा परास्त हो जाते हैं, हार जाते हैं। हिंसा और बुराई भारत के पास आके हमेशा हार जाती है। भारत ने कभी इसको सहारा नहीं दिया, बुराई को। और इस प्रकार का उज्जवल चरित्र रखने से भारतीयों के भाग्य में ईश्वर ने हमेशा खुशियों की सौगात या खुशियों का उपहार दिया है। भारतीयों के माथे पर खुशियों की सौगात लिख दी है ईश्वर ने। इस प्रकार कवि कहते हैं। मुझे आशा है कि कविता का भावार्थ आप सभी को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।